नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। ओमिक्रॉन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 150 को भी पार कर चुकी है और इस बीच दिल्ली में भी 2 नए ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इन 24 मरीजों में से 12 लोग ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि 12 ओमिक्रॉन से जो लोग संक्रमित हुए थे वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि बाकी बचे 12 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अब यहां पर कई सवाल भी लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। सवाल कि क्या ओमिक्रॉन सचमुच इतना खतरनाक है कि इससे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? सरकारों को पाबंदियों का पहरा एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। सवाल कई सारे लोगों के मन में हैं। इन सवालों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय लगातार बन रहा है। आपको बता दें कि 155 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अकेले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा 54 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, यानी कि 50 के आंकड़े को महाराष्ट्र में पार कर लिया है। ओमिक्रॉन के 50 से ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। लेकिन आखिर ओमिक्रॉन पर पहरा लगेगा तो लगेगा कैसे? क्योंकि लगातार यह भी कहा जा रहा है, WHO की ओर से यह बयान भी सामने आया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। कितना खतरनाक है? हालांकि अभी भी इसको लेकर के रिसर्च चल रही है और लोगों के मन में सवाल कई ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि अगर उन्हें कोरोना हुआ है तो वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही संक्रमित हैं। कई तरह के सवाल भी लोगों के मन में हैं। उन तमाम सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं, चाहे बात सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हो, सैनिटाइजेशन की हो, समय समय पर हाथ धोते रहें। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना बेहद जरूरी है और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना होगा, क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही नया हो लेकिन कोरोना हम सब के बीच से कभी गया ही नहीं था। कोरोना हम सब के बीच में लगातार मौजूद है और अगर इससे बचना है तो सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष कुमार सिन्हा हमारे साथ में मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं जो लोग हैं, लोगों के मन में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर कोई इंसान कोरोना से संक्रमित है तो कैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर कोई दूसरा वेरिएंट है? सबसे पहला सवाल ये। और अगर कोई किसी में लक्षण कि अगर मैं बात करूं तो कैसे पता चलेगा कि इसको कोरोना हो गया है और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित? आखिर डेल्टा वेरिएंट की अगर बात करें और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो लक्षणों में क्या अंतर पाते हैं सर आप? सर, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये सबसे पहले दिमाग में ये बैठना चाहिए कि हम अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमें नहीं हो सकता, बाकी दूसरे को हो सकता है। ये किसी को भी हो सकता है। अक्सर लोग जैसे नेग्लिजेंसी करते हैं तो उनको लगता है कि यार हमें नहीं हो सकता, बाकी सबको होगा। पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है, नेग्लिजेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डेल्टा वेरिएंट आया था उसमें जो वही लोग की मोर्टेलिटी मैक्सिमम जो मेरे नजर में आई है जिन्होंने नेग्लिजेंसी करी है, क्योंकि बीमारी के लक्षण और मतलब एक बार कोविड आपसे आगे निकल गया फिर आप नहीं बचा सकते थे। अच्छा, लक्षणों को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा था। इस पर भी आऊंगा कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो क्यों बरत रहे हैं, लक्षण कैसे अलग हैं सर इसके, वो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। अभी तक जो ये ओमिक्रॉन, इसके बारे में एक्चुअल में लोगों को कुछ नहीं पता अभी तक, क्योंकि अभी रिसर्च का पार्ट चल रहा है। हम अभी जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से ही कंपेयर करके कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेल्टा वेरिएंट में था कि कुछ भी सिम्टम, किसी को लूज मोशन होते थे, किसी को वीकनेस होती, किसी को बॉडी पेन होता था। और गलतियां कहाँ होती थी, जैसे 2 दिन फीवर हुआ या वीकनेस हुआ और वो ठीक हो गया तो उसको लगता था यार हल्का फुल्का वायरल था और वो मैं ठीक हो गया। नहीं, वो ट्रांजिट पीरियड में था। वो 7-8 डे जाके वो उसको गले में खराश होती थी, खांसी होती थी और वो फिर वो सीवियरिटी में कन्वर्ट होता था।
अच्छा। इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट डे का लक्षण आपको समझना पड़ेगा कि मुझे हुआ है। और जो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं तो जनरल प्रैक्टिस भी करता हूँ क्लिनिक पे, तो मैं देखता हूँ कि लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ सीधे केमिस्ट के पास जाएंगे और केमिस्ट से दवाइयां खाएंगे, फिर उसके बाद नहीं तो झोला छाप के पास जाएंगे। ये जब उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तब ये क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सब चीजें हैं। हर चीज क्या होता है, इनसे बचने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटल स्टेटस। कि जैसे उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, चाहे वो सीवियरिटी नहीं है और उनको लगा कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब तो मैं जितने भी न्यूज में जो दिखा रहे हैं, मैं तो उन सब चीजों से जाऊंगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। 4 चीज आती है, डाइट और विटामिन। ये इन सब इसका बहुत बड़ा पार्ट है ट्रीटमेंट का। बाकी और जो कोरोना में जैसे फर्स्ट डेल्टा वेरिएंट में आया था, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, बहुत क्लोजली। और इसमें कुछ चीजों के रोल थे, जैसे स्टेरॉइड थे, एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट के थे, बट वो टाइमिंग पे डिपेंड करता था कि आपने कब किस टाइम पे स्टार्ट किया। और डाइट और मेंटल स्टेटस। बिल्कुल, ये तो बचाव के तरीके हो गए कि अब जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, तो इन तरीकों को अपनाना तो बेहद जरूरी है। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगता है कि आप कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले टेस्टिंग करवाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर से सलाह भी जरूर लें। जी, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। अच्छा, भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाहिए कि मुझे वायरल हो गया। अब लोग अपने आप डायग्नोसिस बना लेते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं है, मुझे नहीं हो सकता, बाकी को हो सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के मैं अगर आपसे बात करना चाहूं, देश में 155 के करीब केस सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 24। अगर कोई सीवियरिटी वाले केसेस नहीं आए हैं, अभी कोई डेथ नहीं हुआ है ओमिक्रॉन से, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो अब और अभी भी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि कितनी सीवियर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डेल्टा से ज्यादा सीवियर है, कुछ लोग कह रहे हैं वो सीवियर कम है। अब या तो वैक्सीन की वजह से उसकी सीवियरिटी कम हो जा रही है, ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अच्छा, वैक्सीन को लेकर के आपने बात की, वैक्सीन को लेकर के भी तरह तरह के लोगों के मन में ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये धारणा बन रही है कि अगर हम वैक्सीन लगवाएं तो क्यों लगवाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली थी, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो लोगों को कैसे समझाएं कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? मैं इस पॉइंट पे आता हूं। पिछले जो कोरोना डेल्टा का वेरिएंट आया था, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे, पहले वो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। जब कोरोना के केस बढ़ गए, तब वो लोग भागकर कोविड के वैक्सीन लगवाया। हो क्या रहा था कि बहुत लोग, मैंने उसमें से देखा कि कोविड जैसे उनको एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव है, ठीक, और वो चले गए कोविड वैक्सीन लगवाने। उसके बाद उनको हो गया फीवर, तो शुरू के 4-5 दिन ये समझते रहे कि मुझे ना वैक्सीन लगवाए, उसका साइड इफेक्ट है, कोविड नहीं है। मगर वो एक्चुअल में कोविड से पहले से पॉजिटिव थे, और वो कोविड वैक्सीन लगवाने से उनको सीवियर इन्फेक्टेड हो गए। उसमें काफी मोर्टेलिटी हुई है। 10% में मैंने अपने रिपोर्ट में हिसाब से 10% पेशेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ी है। हाँ, ये भी है। तो आप कब लगवाते हैं, आप हेल्दी हैं उस टाइम में लगवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, हल्की फुल्की आप फीवर, मतलब सीवियर फीवर हल्का फुल्का आया और आपने जाके वैक्सीन लगवा लिया, आप ये सोच के कि मेरे को फीवर आया है, मैं वैक्सीन लगवा लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये भी एक बड़ी गलती की है लोगों ने। तो लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो अगर वैक्सीनेशन के लिए भी आप जा रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। फीवर आया, लोगों को नॉलेज की कमी है कि फीवर आया, तो उन्होंने सोचा उस फीवर के दौरान हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमेशा कोविड से बच जाएंगे। तो ऐसे में तो लोगों के लिए ये भी जरूरी हो गया है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको तभी तो जो फॉर्म भरवाते हैं कि आपको कोई फीवर था नहीं, ये काफी सारे फॉर्म भरवाते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में, बट उसमें जैसे लोगों ने किया है। काफी केसेस ऐसे आए हैं जो वैक्सीन के बाद, क्योंकि एक तो कोविड आपको है, एसिम्प्टोमेटिक है, आपने वैक्सीन लगवा ली, वो बूस्टर बन गया उसके लिए। अच्छा, ये भी एक इशू है। अच्छा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी
समय समय पर दावे भी किए जाते हैं और दावे बदलते भी नजर आते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के जिस तरह से आपने लगातार आप काम भी कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं देश के, लगातार आपने इस दौर में इलाज भी किया है लोगों का। तीसरी लहर को लेकर के आपका क्या अनुमान है, क्योंकि आपने लगातार पहली लहर भी देखी है, दूसरी लहर भी देखी है, तीसरी लहर को लेकर के आपका क्या अंदाजा है कि क्या तीसरी लहर आएगी, और अगर आएगी तो कब तक आने की संभावना है? मुझे एक सच बताऊं सर, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि ये कब है, किसी को नहीं पता। मैं आपसे मेरी पर्सनल राय है, पहली लहर कब आई थी? पहली लहर लास्ट ईयर आई थी, मतलब मार्च में आई थी, जब अप्रैल में आई थी 2020 में। सबके हिसाब से सेकेंड लहर थी अप्रैल 2021 में। एक छोटी सी लहर आई थी नवंबर 2020 में, वो किसी को याद नहीं है। दिवाली के टाइम में आई थी, 10 से 15 दिन का, वो भी एक फेज था। आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे, उस टाइम में भी एक थोड़ी सी पीक चढ़ी थी 10 से 15 दिन, बट इतना छोटा था किसी को याद नहीं है। ठीक है सर। अब ये जो नेक्स्ट लहर आने का है, ये सिर्फ अंदाजा है कि ये उधर आ रहा है। अभी इधर जैसे महाराष्ट्र में केस में हो सकता है, जिस तरह से महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं, बिल्कुल, तो हो सकता है कि जैसे दिल्ली आते आते ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा है कि महाराष्ट्र में आता है, उसके 1.5 महीने बाद दिल्ली पहुंचता है। ऐसा ही हुआ है शायद। तो ऐसा ही है कि दिल्ली में आ भी सकती है, वो डिपेंड करता है कितने, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में अभी। अभी फिलहाल किसी भी तरह के कयास लगाना जल्दबाजी होगी, मतलब एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। तो अगर आएगी तीसरी लहर, चलिए फर्ज कीजिए अगर तीसरी लहर आती है, तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो सुरक्षित मानते हैं उनको? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बच्चों के लिए टीका नहीं आया है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खतरा अभी भी। सर ऐसा है कि अभी जैसे सारा ये एक ट्रायल फेज में है कि आएगी नहीं आएगी, बच्चों को कितना इन्फेक्ट करेगी, किसी को नहीं पता है अभी कि, और वैक्सीन कितना कारगर होगा नहीं पता, सबके अपने अपने दावे हैं। ठीक है सर, बट हाँ, हमें प्रिकॉशन वही लेना है जो एडल्ट के लिए लेते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी भी जैसे वीकनेस आती, कभी भी कुछ ऐसा आता है, तो उसको आपको तुरंत उसको थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा, नहीं तो कि एक बार बीमारी आगे निकल गई फिर आप उसको पकड़ नहीं पाते, फिर कोरोना नहीं पकड़ पाते। अच्छा, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मैं वापस आता हूं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के शुरुआत में बड़ा डर वाला माहौल एक बार बनना शुरू हो गया था। हालांकि अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, 24 मरीज अब तक सामने आए हैं, 12 ठीक भी हो चुके हैं, डेथ अभी तक नहीं हुई है भारत में। ब्रिटेन में एक मौत ज़रूर हुई थी, लेकिन उसको लेकर के भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ था। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मौत हुई है, हालांकि उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे। जिस तरह से आपने बताया जी, जो हमने ओमिक्रॉन पे गेस कर रहे हैं, वो गेस कर रहे हैं हम डेल्टा वेरिएंट का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, उससे डर के एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो इतना खतरनाक था, तो शायद ये तो उसका भी एक नेक्स्ट म्यूटेशन है, तो शायद ये उससे भी सीवियर होगा। तो उस डर की वजह से हम अगले डर में घुसे हुए हैं, डर रहे हैं कि वो, इसलिए अंदाजा लगा रहे हैं। शुरू में कोविड आया था, मुझे याद है कि मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, तो बहुत टीवी पे आया था कि उसकी मोर्टेलिटी ठीक है। सेकंड जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें बहुत सीवियरिटी आ गई। और ओमिक्रॉन कैसे आएगी क्या है, जो भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं वो यही अंदाजा लगा रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से, कि डेल्टा वेरिएंट जो है, डेल्टा वेरिएंट ने जितना डैमेज किया है पूरे देश को, जितनी मोर्टेलिटी हुई है, उसके हिसाब से अंदाजा ये लगा रहे हैं कि शायद ओमिक्रॉन भी डेंजरस है। तो अभी कयासों का दौर ही चल रहा है। हालांकि अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के अभी रिसर्च भी लगातार जारी है, जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर शोध भी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट हमने मोर देन 80% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेटेड कर दिया है। बिल्कुल, तो शायद उसकी वजह से भी हमारे अंदर जो इसकी सीवियरिटी होगी कम होगी। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। दरअसल हम क्या देखते हैं कि कोरोना तो कभी हमारे बीच से गया नहीं था, लेकिन अभी हम जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, बाजारों में भीड़ भी लग रही है, मेट्रो में भी भीड़ उमड़ रही है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कैसे समझाएं लोगों को कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी सावधानी बरतिए आप?
ये खुद से समझना पड़ेगा, सरकार को नहीं करना पड़ेगा। सरकार को जिम्मेदार कहाँ कहाँ करेंगे आप, ये खुद समझना पड़ेगा। मैंने पहले शब्द मैंने क्या बोला था, सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि मुझे नहीं होगा बाकी सबको हो सकता है। ये सबसे बड़ी गंदी एटीट्यूड है कि मुझे नहीं होगा और किसी को हो जाएगा। जिस दिन लोगों को ये लग जाएगा ना कि मुझे भी हो सकता है, उस दिन अपने आप लोग प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे। समझ गए सर? बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम सवाल, क्योंकि कई बार जब मैं लोगों को रास्ते में मास्क बिना लगाए देखता हूं कि उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ नहीं है, सवाल पूछता हूं कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, तो मुझे जवाब मिलता है सामने से कि एक मास्क से क्या होगा। अच्छा, मैं आपसे चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो भी इस वक्त एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं, उन्हें आप ये समझाएं कि जो छोटे छोटे जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं वो कितने अहम हैं, चाहे बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे बात मास्क लगाने की हो, क्योंकि एक मास्क, छोटा सा मास्क कितना ज़रूरी है, मैं चाहता हूं कि आप समझाएं ताकि लोगों को आसानी से वो बातें समझ में आ सकें। सबसे पहली बात यह है कि ये समझना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी को भी हो सकता है, पहली चीज। और होने के जो अभी तक देखा गया है वो नेजल और ओरल के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो मास्क लेके आप बैरियर तो कन्वर्ट करते ही हैं उसके लिए। ठीक है, 100% तो आप सेफ तो कभी नहीं हो सकते, मगर आप एक कुछ तो प्रोटोकॉल करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे और मास्क तो बिल्कुल फॉलो करेंगे। नहीं तो और हम डरेंगे तभी हम सही रहेंगे। डरना भी जरूरी है। और सेकंड वेव से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई डरने में ही बचोगे, तो बिल्कुल सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल डरना जरूरी है और डरने के साथ साथ एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे मनीष कुमार सिन्हा, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। इन्होंने कोरोना को लेकर के और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के तमाम अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की है। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भले ही तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन लोग अगर सावधान रहेंगे, लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो कोरोना का कोई भी वेरिएंट हमारा बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता है। करना कुछ नहीं है, जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों से अपील करते आए हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है। इसके अलावा जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये बात मन में नहीं लानी है कि मुझे नहीं हो सकता है, कोरोना है, किसी को भी हो सकता है, बस हमें बचा सकती है तो बस छोटी छोटी सावधानियां, चाहे बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे बात चेहरे पर मास्क लगाने की हो या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।